एक लॉ फर्म है जिसका एक काफ़ी पुराना क्लाइंट है जो कई बार इनसे अपनी सर्विसेज इनकी अवेल कर चुका है। अब एक इंस्टेंस पे ऐसा होता है कि इस फर्म का एक सॉलिसिटर, एक लॉयर इस क्लाइंट के साथ डील कर रहा होता है और उसे बदले में कुछ इसके शेयर्स चाहिए होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और वो उसको मिस अप्रोप्रिएट कर लेता है उन शेयर्स को और अपना सेल ऑफ कर लेता है अपने नाम से और अपना पैसा बना लेता है टू कवर हिज लॉसेस। अब यहाँ पे वो क्लाइंट क्या करे? अपार्ट फ्रॉम सफरिंग द लॉसेस जो उसको हुए हैं, जो उसका शेयर्स ऐसे करके लेके वो अब्सकॉन्ड कर गया है, वो उसके लिए क्या करे? वो फर्म को सू करेगा। लेकिन फर्म के बाकी पार्टनर्स जो जिन्हें ना नॉलेज थी इस बात की कि ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा कुछ उसने करा है, ना उन्होंने ऑथराइज़ करा इस एक्शन को, उनके बिल्कुल पीछे से हुआ सब कुछ जो हुआ, तो क्या फर्म को भी सू करना सही होगा? क्या वो बाकी पार्टनर्स भी लाइबल होंगे इस लॉस को कवर करने के लिए? तो ये समझेंगे हम रोड्स वर्सेस मोल्स केस में। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। इस केस के फैक्ट्स ये हैं कि यहाँ पे रोड्स जो क्लाइंट होता है इस लॉ फर्म का, वो यहाँ पे इनसे कई बार एक सर्विसेज अवेल कर चुका है मॉर्टगेज लोन करवाने के लिए। उसे लोन चाहिए होता है, वो कुछ अपनी प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करवाता है और ये फर्म ने ऐसी डीलिंग उसके लिए पहले भी कई बार करी है विद मैनी लेंडर्स। अब यहाँ पे जो एक सॉलिसिटर है जिसका नाम र्यू है, रोड्स इसके साथ इस बार डील कर रहा होता है और उसको यहाँ पे कुछ भी फिशी नहीं लगता रोड्स को, क्योंकि पहले भी सेम ट्रांजैक्शन कई बार हो चुकी है इस फर्म के साथ। सेम ही डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे हैं। क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं? उसके एक 280 डी बियर्स कंपनी के शेयर्स हैं। सेम डॉक्यूमेंट्स एज कोलेटरल मांगे गए थे पहले भी, तो यहाँ उसने फिर दे दिया। उसे कुछ भी फिशी नहीं लगा, उसको लगा नॉर्मल ड्यू डिलिजेंस है। और पहले भी ये होता था कि लेंडर्स को ये पेपर्स जाते थे, ड्यू डिलिजेंस होता था और वापस ये पेपर्स कंपनी, ये फर्म अपने पास रखती थी। इस बार र्यू ने ये बोला कि ये मेरा अरेंजमेंट है विद द लेंडर्स। इस बार जो लेंडर्स हैं, इस बार के लेंडर्स कौन थे? मोल्स। ये मेरा अरेंजमेंट है मोल्स के साथ कि मुझे ये पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स, शेयर्स वाले, मुझे उनको देने की ज़रूरत नहीं है। वो उन्होंने मुझे बोला हुआ है कि मैं ही सब देख लूँ, मेरे ही पास में रहेगा, मैं ही इसको मेरी कस्टडी में रहेगा। अब मुझे मोल्स ने जनरल अथॉरिटी दी हुई है इस पूरी ट्रांजैक्शन को ओवरसी करने का। अब रोड्स यहाँ पे कहीं भी गलत नहीं था, क्योंकि उसका रीजनेबल बिलीफ ये था कि पहले भी तो मैं सब चीज़ें कर चुका हूँ इसी फर्म के साथ, सब कुछ अच्छे से हुआ है, पहले भी फर्म के लेटर हेड पे ही हुआ है, फर्म की बुक्स में ही हुआ है, फर्म ने मुझे चार्ज कराए, मैंने पेमेंट कराए, तो इस बार भी सेम ही चीज़ हो रही है। तो वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही था। लेकिन अब ये जो र्यू है, अब ये इसको कुछ स्टॉक मार्केट पे अपने लॉसेस होने लगे, इसको अपने पर्सनल लॉसेस होने लगे। अब यहाँ पे इसने ये शेयर्स वाला जो ये चीज़ था, इसने मिस अप्रोप्रिएट कर लिया फ्रॉडुलेंटली और पैसे बना लिए और अपना लॉसेस को कवर कर लिया। अब यहाँ पे इशू ये आता है कि जब ये क्लाइंट रोड्स फर्म को सू करता है तो क्या फर्म लाइबल होगी? जो बाकी पार्टनर्स है क्या वो लाइबल हो गए? भले ही ना उन्हें पता था, दे डिड नॉट हैव एनी नॉलेज ऑफ दिस एक्ट, और ना ही इन्होंने इस चीज़ को ऑथराइज़ करा, उनकी परमिशन तो थी भी नहीं कि भाई ऐसा कुछ रॉन्गफुल एक्ट करो। एंड सेकेंडली, जो क्लाइंट है, जो रोड्स है, वो मोल्स को भी सू करता है। मोल्स कौन? लेंडर्स। वो ये कहता है कि ये आपके लिए एजेंट था र्यू, ही वॉज होल्डिंग द पेपर्स फॉर यू, वो आपके लिए ही सब कुछ मैनेज कर रहा था, यू आर द लेंडर्स, तो आप भी सू होगे। अब इस केस का रूल क्या कहता है, इस केस का रेशियो क्या कहता है? ये कहता है कोर्ट कि अगर क्लाइंट रीजनेबली जस्टिफाइड है, फर्म के, कंपनी के प्रायर डीलिंग को देखते हुए भी, जो उसके साथ उसकी प्रायर डीलिंग हुई है, एंड कंपनी के जो डे टू डे बिजनेस है, जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, उसको भी रिगार्ड देते हुए वो जस्टिफाइड है, अगर पहले भी सेम चीज़ें हो चुकी हैं, तो उसका ये इस बार का बिलीफ भी रीजनेबल बिलीफ है और जस्टिफाइड है वो ये अज्यूम करने में कि एवरीथिंग इज़ गोइंग राइट, नथिंग इज़ फिशी, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। अगर ये फर्म कर रही है जो मेरे लिए पहले भी कई बार कर चुकी है, तो ठीक है, सब कुछ इनके हाथ में ही है, तो दे मस्ट बी डूइंग एवरीथिंग राइट। तो यहाँ पे और इस बिकॉज ऑफ दिस रीजनेबल बिलीफ फर्म भी बाउंड हो जाती है अपने पार्टनर की एक्ट की वजह से। तो बिकॉज ऑफ दिस बिलीफ बाकी लोग भी यहाँ पे, बाकी पार्टनर्स भी एजेंट बन गए, दे विल बी लाइबल फॉर दिस एक्ट। एंड सेकेंड, ये केस बेसिकली ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी या फिर एपरेंट अथॉरिटी या फिर एम्प्लॉयड अथॉरिटी के ऊपर बेस्ड है। अगर एक पार्टनर एक नॉर्मल डे टू डे बिजनेस वाली चीज़ कर रहा है जो उसकी बिजनेस करता है, तो ये करने के लिए एक थर्ड पार्टी समझेगा कि उसके पास अथॉरिटी है जो कि इम्प्लाइड है कि वो बिल्कुल वो चीज़ कर सकता है, अगर डे टू डे बिजनेस वाली चीज़ ही हो रही है तो यहाँ पे डिफेंडेंट्स जो लॉ फर्म है उसकी कंटेंशंस ये हैं कि पहली बात तो वो ये कहते हैं कि ये जो भी रू ने जो भी करा था, ये शेयर्स डॉक्यूमेंट्स को अपनी कस्टडी में ले लिया ऐसे करके, ये पहली बात तो एक लॉयर के
स्कोप ऑफ अथॉरिटी से बाहर है, उनके डे टू डे बिजनेस में ये चीज़ शामिल नहीं होती है, दिस इज आउटसाइड देयर स्कोप ऑफ अथॉरिटी, तो इस वजह से हम कहीं से भी लाइबल नहीं है। सेकंड, इन्होंने ये बोला कि हम तो एडमिटेडली इग्नोरेंट थे, हमें तो पता ही नहीं हुआ ये सब क्या हो गया, ना हमें नॉलेज थी और ऐसा भी नहीं कि हमें नॉलेज थी और हमने इसको एक्चुअली सैंक्शन करा इस रॉन्गफुल एक्ट को, हमें दोनों ही बातें नहीं हमने करी हैं। और थर्डली, इन्होंने एक केस पर रिलाई करा, क्लीदर वर्सेस ट्विस्टन। इस केस में ये होता है कि यहाँ पे एक प्रोफेशनल जो है, बिजनेस प्रोफेशनल जो है, वो अपने क्लाइंट का अपनी पर्सनल कैपेसिटी में उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लेता है एज इन हिज कस्टडी, अपनी कस्टडी में, और वो जो उसका कंडक्ट है वो ये पर्सनल कैपेसिटी में करता है, ना कि एज ए मेंबर ऑफ द फर्म। तो ये उस केस में तो ये हेल्ड हो गया कि हाँ, ये वाली चीज़ उसकी एज ए प्रोफेशनल, एज ए लॉयर, ये वाली चीज़ उसकी आउटसाइड द स्कोप ऑफ अथॉरिटी था, तो ये उस वाले केस में तो फर्म लाइबल नहीं हुई, वो पर्सनली लाइबल हुआ। यहाँ पे ये डिफेंडेंट ये वाला केस नहीं ले सकते, क्योंकि एक फर्म का कोर्स ऑफ डीलिंग देखा जाएगा, ना कि बस एक एब्स्ट्रैक्ट की डूज एंड डोंट्स क्या होने चाहिए सॉलिसिटर का डे टू डे बिजनेस में। उससे ज़्यादा ये देखा जाएगा कि एक फर्म का कोर्स ऑफ डीलिंग कैसे रहा है पहले उस पर्टिकुलर क्लाइंट के साथ भी। अब आ जाते हैं कि प्लेंटिफ रोड्स के कंटेंशंस क्या थे। रोड्स ने दो बातें बोली। एक तो उसने ये बोला कि मेरी प्रायर डीलिंग को देखते हुए विद द सेम फर्म, जब मैंने पहले भी मॉर्गेज लोन अपना यहाँ से करवाया है, सेम ही ट्रांजैक्शन पहले भी कई बार हो चुकी है, इन्होंने सेम ही मुझसे डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, तो मुझे इस बार भी लगा कि कुछ डिफरेंट नहीं हो रहा है, सब कुछ फर्म को पता ही है क्या करना है, तो बिल्कुल एक सिस्टमेटिक चीज़ चली जा रही है। सेकेंडली, जब उसको रियू ने बता भी दिया ऐसे कि ये मेरा अरेंजमेंट है लेंडर्स के साथ कि हम ये उसके पास नहीं रखवाएंगे, ये मेरे पास ही रहेंगे डॉक्यूमेंट्स, उसको यहाँ पे कुछ फिशी नहीं लगा, क्योंकि उसको फिर लोन सैंक्शन कराने से मतलब है, क्या पता ये ऐसा हुआ भी होगा, कंपनी अपना काम ढंग से जानती है क्या करना है, तो उसे इस बात से फ़र्क भी नहीं पड़ा इतना कि भाई लेंडर्स के पास क्यों नहीं है, आप अपने पास क्यों रखोगे, तो वहाँ भी वो जस्टिफाइड था ये अज्यूम करने में। और थर्डली, रोड्स ने ये बोला कि ठीक है, अगर कंपनी नहीं भी है, अगर फर्म लाइबल नहीं भी हो रही है, तो मोल्स जो लेंडर है वो ज़रूर से लाइबल होगा, क्योंकि जो रियू है वो एज एन एजेंट काम कर रहा था उनके लिए, ये पूरा ट्रांजैक्शन का एजेंट ये था, और रियू को जनरल अथॉरिटी मिली हुई थी, पूरा फ्री हैंड मिला हुआ था मोल से। तो अब रोड्स के कंटेंशंस क्या थे? रोड्स ने तीन बातें बोली। रोड्स ने पहले बोला कि पहले भी मैं इस फर्म के साथ अपनी मॉर्गेज लोन ट्रांजैक्शन करवा चुका हूँ, सेम ही डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मुझसे पहले भी मांगे हैं, पहले भी सब कुछ फर्म के बुक्स पे हुआ है, सब कुछ फर्म ने देखा है, मैंने पेमेंट कर दी है, तो इस बार भी कुछ डिफरेंट नहीं था, मुझे कुछ डिफरेंट नहीं लगा, मेरा ये अज्यूम करना जस्टिफाइड है कि इस बार भी सब कुछ चीज़ें सेम ही तरीके से चल रही होंगी। ठीक है। सेकेंडली, अगर रियू का मोल्स के साथ जो अरेंजमेंट है कि ठीक है वो डॉक्यूमेंट्स लेंडर्स को नहीं जाएंगे, वो डॉक्यूमेंट्स ये लॉयर अपने पास ही रखेगा, मुझे इस बात से भी फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि एज लॉन्ग एज मुझे मेरा ट्रांजैक्शन लोन ट्रांजैक्शन मुझको मेरा सैंक्शन हो रहा है, मुझे उसी से मतलब है। क्या पता ठीक है ये आपके बिजनेस में होता होगा कि आपका अरेंजमेंट ऐसे हो जाता होगा, तो मुझे वो भी फिशी नहीं लगा। ठीक है। थर्डली, रोड्स ने ये बोला कि ठीक है, अगर फर्म नहीं भी लाइबल है तो मोल्स तो ज़रूर से लाइबल है, क्योंकि रियू जो है वो मोल्स का एजेंट है, मोल्स के बिहाफ पे सब ट्रांजैक्शन वो हैंडल कर रहा था। लेकिन कोर्ट ने बोला यहाँ पे इस बात को वैल्यू ज़्यादा दी जाएगी कि आपकी कंपनी का, आपकी फर्म का क्लाइंट के साथ प्रायर डीलिंग कैसा रहा है, कि कोर्स ऑफ डीलिंग टेस्ट को देखा जाएगा। अगर पहले भी सेम क्लाइंट के साथ सेम तरीके का ट्रांजैक्शन पहले भी आपने करा है और सेम डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, तो वो जस्टिफाइड है ये अज्यूम करने का कि इस बार भी सब कुछ सही हो रहा होगा। वो ये क्यों अज्यूम करेगा कि इस बार कुछ गलत होना होगा? और आपका भी ये पूरा हिस्ट्री रहा है, प्रायर हिस्ट्री जो रही है क्लाइंट के साथ, वो सुपरसीड करेगी, उस बात को वैल्यू दी जाएगी, ना कि ये आप कह दो कि ये तो उसके अथॉरिटी में ही नहीं था। तो कोर्ट ने ये बोला कि जो फर्म है वो लाइबल होगी, माना बाकी लोग इनोसेंट थे, बट दे विल हैव टू बियर द ब्रंट ऑफ इट। अब जो कॉन्सिक्वेंस हुआ है एज अ फर्म, तो उन्हें वो झेलना पड़ेगा, उन्हें वो कॉन्सिक्वेंस बियर करना पड़ेगा। राइट नहीं है, फेयर नहीं है, बट दिस इज़ इट, दिस इज़ द लॉ। एंड मोल्स को बोला कोर्ट ने कि वो लाइबल नहीं है, क्योंकि मोल्स ने पहली बात जनरल अथॉरिटी नहीं दी हुई थी, मोल्स तो बल्कि बहुत ज़्यादा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रखता था, जो मिसेस मोल्स और उसका बेटा, ये लोग रियू को हर एक चीज़ कहते थे कि हमें फॉलोअप चाहिए, अपनी हर एक चीज़ का हमें फॉलोअप दो। अगर ये वाली चीज़ इन्हें पता होती, जो मोल्स ने बोला हमें भी नहीं पता चली ये वाली चीज़ रियू ने कैसे कर दी, तो इसका मतलब कि मोल्स को भी नॉलेज नहीं थी, वहाँ पे कभी बात ही नहीं हुई। कोर्ट ने ये बोला कि जो रोड्स कह रहा है कि भाई उसको जनरल अथॉरिटी थी, तो पहली बात जनरल अथॉरिटी होने के लिए
एक प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप होना चाहिए, किसी के पास कोई अथॉरिटी होनी चाहिए एक्सप्रेस या फिर कंडक्ट से इन्फर्ड होती हुई जो वो एजेंट को दे रहा है। वो ये कह रहे हैं कि हमने फ्री हैंड तो बिल्कुल नहीं दिया हुआ। कोर्ट भी यही कह रहा है कि अगर आपको फ्री हैंड बोलना है ना, फ्री हैंड बोलने के लिए एक प्रिंसिपल होना चाहिए, एक एजेंट होना चाहिए, जहाँ से एजेंट को वो प्रॉपर एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली वो अथॉरिटी मिल रही है। लेकिन यहाँ पे ऐसा है ही नहीं, यहाँ पे तो बहुत स्ट्रिक्ट अथॉरिटी है और स्ट्रिक्ट अथॉरिटी के हिसाब से तो उन्हें पता ही नहीं है कुछ भी, उन्होंने तो बिल्कुल भी ऑथराइज नहीं करा ये एक्टिविटी। एक्चुअली ये हुआ, रियू ने यहाँ पे बताया कि आपके लेंडर्स ये होंगे और इनके बिहाफ पे मैं रख रहा हूँ ये पेपर्स, पर इन लेंडर्स को कुछ पता ही नहीं है, दे आर इन द ब्लाइंड, उन्हें कुछ पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो भी गया। और उन्हें पता भी होता तो इनके बीच में ना बहुत ही ज़्यादा टाइट, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव ओवरसाइट है। हर एक चीज़ मोल्स और मोल्स के सन को पता होती थी रियू की। रियू वॉज सपोज टू टेल देम एवरीथिंग, हर एक स्टेप पे सुपरविजन होता था, कोई भी ऐसा फ्री हैंड नहीं दिया था मोल्स ने। और कोर्ट ने ये भी बोला कि पहली बात तो हमें कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है कि रियू का इंटेंशन भी कुछ था मोल्स को बताने का, ये डॉक्यूमेंट्स उसके बिहाफ पे होल्ड करने का। तो पहली बात इसका कोई एविडेंस नहीं है। और अगर हम अज्यूम कर लें कि कोई इंटेंशन उसका रहा भी होगा कि हाँ ही वॉज अबाउट टू, क्या पता वो आगे जाके बताने वाला था मे बी कुछ टाइम के बाद, है ना। तो अगर हम ये मान भी ले तो भी फिर ये वाली बात कि उनका एक्टिव ओवरसाइट है, वो हर एक चीज़ की तो पल पल की खबर रखते थे वो रियू के साथ, रियू की एक्टिविटी के साथ। तो अगर उनको पता होता तो वो भी ऐसे कैसे कह सकते हैं कि हमें तो कुछ पता नहीं है, जो कि एक्चुअली इन्हें कुछ पता नहीं है। तो ये तो एक इंग्लिश केस है, लेकिन इसका अगर इंडियन इक्विवेलेंट्स हम देखना चाहें तो सेक्शन 19 एंड सेक्शन 27 अप्लाई होते हैं। सेक्शन 19 जो बात करता है एक लॉयर की इम्प्लाइड अथॉरिटी के बारे में, कि वो अपने डे टू डे बिजनेस में जो करता है वो अगर वो कर रहा है तो ये माना जाता है कि उसको अथॉरिटी, इम्प्लाइड अथॉरिटी मिली हुई है वो करने के लिए। एंड सेक्शन 27 बात करता है कि कोई भी पार्टनर अगर कोई मनी रिसीव करता है, कोई प्रॉपर्टी रिसीव करता है और उसको वो मिस अप्रोप्रिएटली अप्लाई कर दे तो पूरी फर्म लाइबल होगी उसकी उस एक्ट के लिए। तो आई होप आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन दिस केस वेल टू यू। कुछ भी कन्फ्यूजन है, कहीं भी कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ राइट योर डाउट्स इन द कमेंट्स बिलो एंड आई विल ट्राई टू आंसर देम एज सून एज पॉसिबल। आपको पढ़ाने के साथ साथ मुझे भी काफ़ी चीज़ें क्लियर होती चली जाती हैं। तो अब हम इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट केस में, नेक्स्ट केस को अनकवर करते हुए, समझते हुए। अंटिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, हैप्पी रीडिंग, हैप्पी स्टडिंग एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। बाय बाय।